गुड मॉर्निंग नंदिता, अभिज्ञान, शिल्पी, ज्योति। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को पता चल गया कि आपका एग्जाम फाइनली डिसाइड हो गया है ना। अब तो आपका फॉर्म भी आ गया भरने वाला, एप्लीकेशन फॉर्म। एक मिनट वेट कर लेते हैं और जिसको आना है आ जाए। ओके, फॉर्म आप लोग भर दीजिए। उसकी डेट 28 है ना, 28 या 29 अक्टूबर है कुछ ऐसे। तो आप लोग फॉर्म पहले ही भर दीजिए, है ना। बाद में कोई दिक्कत परेशानी हो, सर्वर खराब हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना फॉर्म भर दीजिए। इससे आपको सेंटर भी पास में मिल जाएगा। तो भरना तो है ही, तो सब लोग भरते हैं, है ना। सब लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि सब क्लियर है, मेरी वॉइस ठीक है, पीपीटी दिख रही है आप लोग को सही से? ओके। 15 अक्टूबर का बैच आपका एक्सपायर हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप दूसरा बैच भी रिन्यूअल करा सकते हैं। और नहीं तो 15 अक्टूबर तक तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं 2-2 क्लास करके अपना सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर दूँ। लेकिन अभी क्या है कि क्लासेस थोड़ी कम हो पाई हैं और 13 को मुझे घर भी जाने का अचानक से प्लान बन गया। पहले मैं 19 को जाने वाली थी। तो अ, आपका जो सिलेबस है वो खत्म तो नहीं हो पाएगा 15 तक, है ना। कम से कम 20-25 तक या 30 तक जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि जो लास्ट की यूनिट है वो थोड़ी इजी है ना। तो आप उसको पहले भी आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आप बैच दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, है ना अभिज्ञान। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ऐसे भी। ओके, क्योंकि नोट्स वगैरह सारे आपके पास हैं ही, नोट्स आप बना लीजिए। और बाकी 15 तक तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई दूंगी, है ना। सबसे अगर इम्पोर्टेंट यूनिट है तो आपकी रिसर्च वाली है। और रिसर्च के तो बहुत सारे आपको वीडियो और भी मिल जाएंगे, है ना, मैं भी आपको बता रही हूँ। तो वहाँ से चीज़ें कवर हो सकती हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि 15 तक काफ़ी, ये बस रिसर्च एक बार खत्म हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो फिर उसके बाद तो मैं बहुत तेज यूनिट लेके जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आएगा, तेज भी चलेंगे, दोनों बात होगी। उसके रिसर्च में क्या है कि थोड़ा समझाने में भी टाइम लगता है और बहुत लंबी यूनिट भी है, बहुत सारे इसमें टॉपिक, एक टॉपिक को पकड़ के पढ़ाना पड़ता है इसमें, है ना। इससे ज़्यादा भी टॉपिक्स हैं, है ना। इसको हम और ब्रॉड में पढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि और ब्रॉड में इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए हम लोग जितना सिलेबस में उतना ही ध्यान दे रहे हैं। कर लीजिए 3 मंथ के लिए परचेज, है ना। अगर आपका मन है तो आप अभिज्ञान कर लीजिए। कोई ऑफर भी शायद इस समय आया हुआ है कि 3 मंथ का है या फिर टिल एग्जाम तक, कुछ ऐसे है कि एग्जाम तक का, है ना। मैंने देखा था। आप एक बार फिलर फॉर्म में कॉल करके पूछ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग जैस्मीन। ओके। और मैं अपना बता दूं कि मेरा कोई फाइनल नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि नहीं करूंगी, है ना। तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा, है ना। क्लासेस तो आपकी चलेगी, मैं नहीं रहूंगी तो कोई और आके पढ़ाएगा। ओके, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे फिलर फॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलर फॉर्म बहुत अच्छा है,
और मुझे अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। ओके, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे टेक्निक ऑफ रिसर्च, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या क्या टेक्निक का यूज करते हैं। ये विज्ञान देखा जाएगा, मैं कह नहीं सकती, है ना, लेकिन ज्यादा चांसेस नो ही है, यस नहीं। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, उसका भी कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, है ना, आप परेशान न होइए, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे का फिर देखा जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बात भी की है सर से, तो सर भी यही बोल रहे थे कि मतलब मत जाइए छोड़ के, है ना, उन्होंने बोला ये सब बहुत सारी चीजें हुई हैं उसमें। लेकिन अभी क्या है कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे कुछ है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इस वजह से सर मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी इस चीज पे कितना कंटिन्यू रहूंगी मुझे नहीं पता। अभी मैं बस ऐसे प्लान है मेरा, लेकिन है ना, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप लोग भी मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे टेक्निक ऑफ द रिसर्च, जिसमें हम पढ़ रहे थे ऑब्जर्वेशन और बाकी इंटरव्यू पढ़ना है, और एक पढ़ना है प्रोजेक्शन टेक्निक, है ना, तीन चीज आपको पढ़नी है। तो ऑब्जर्वेशन आप पढ़ लिए थे कि हम ऑब्जर्व करके इसमें देखते हैं और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। बस इसको मैं एक दोहरा रही हूँ तरीके से। बस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें सेटिंग होती है और ऑब्जर्वर होता है। सेटिंग में हमारी दो तरीके की सेटिंग होती है, एक हमारी नेचुरलिस्टिक, एक हमारी कंट्रोल। नेचुरलिस्टिक का मतलब जो चीजें हो रही हैं उस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सेटिंग कहलाती है कंट्रोल। ऑब्जर्वर का क्या होता है, जो ऑब्जर्वर रहेगा वो दो तरीके से रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, या फिर वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे, या फिर नॉन पार्टिसिपेट, या फिर दूर से ही उस चीज को देखे, है ना, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ये वाला। ओके, तो आपको याद आ रहा होगा देख के। इसमें स्टेप देखिए, स्टेप आप क्या 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 था, प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। अब आप देखिए इंटरव्यू। ओके, कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि हम एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके ले, मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस ले गए और हम अपने जो हमारा सैंपल है हम अपने सैंपल के साथ कन्वर्सेशन करके अपनी जानकारी ले रहे हैं, है ना, कि उस चीज के रिलेटेड क्या क्या चीजें वो समझता है, जानता है, मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू आर एन अट्रैक्टिव proposition for the project researcher. Interview are something more than the conversation. Okay, they involve a set of assumptions and understanding about the situation which are not normally associated with a causal conversation. ठीक है, इसका क्या होता है कि इंटरव्यू जब हम किसी से लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी सैंपल जो भी है जिससे हमको डेटा कलेक्ट करना है, हम उससे इंटरव्यू के थ्रू अपनी चीजें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा ये एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं ये एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ चीजें जो हमने लेके गए हैं, है ना, कुछ चीजें जो हमारे पास हैं, जो हमने टूल्स अपनी बनाए हैं कि ये पॉइंट हमको उससे कलेक्ट करना है, उससे पूछना है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी चले जाते, हो सकता है वो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो सिर्फ कन्वर्सेशन ही नहीं होता है कि हम क्वेश्चन किए और आपको वो चीज समझ में आ रही है और आप उसका आंसर दे देते, हम उसके इर्द गिर्द घूम के आसपास करके मतलब डीपली नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारा होता है इंटरव्यू। जैसे आप देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे, आप लोग भी कहीं अगर गए होंगे जॉब वगैरह के लिए तो इंटरव्यू होता है ना, तो ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी पॉइंट पे हम बात करते हैं, है ना, ओवरऑल चीजों को भी उसमें समझने की कोशिश हम करते हैं। इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंस है इसके, देख लीजिए क्या होते हैं कि विशेष टू कलेक्ट डाटा बेस्ड ऑन इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। इसमें ज्यादातर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें ज्यादातर कैसा करेंगे, क्वालिटेटिव टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो अपना जिस सैंपल हमारा है, उससे उससे हम डीप नॉलेज ले पाते हैं, उसका किसी भी चीज़ पे इमोशंस क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या फीलिंग्स है किसी चीज़ को लेके। जैसे कि हम ऑनलाइन लर्निंग, एक ही एग्जांपल लेके हम चलते हैं, है ना, ऑनलाइन लर्निंग इस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी से भी रिलेटेड, जैसे हम लोग बोले थे ना क्लास 10 के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या, हम जो वहाँ के बच्चे हैं उनसे हम अच्छी तरीके से इंटरव्यू लेके उनका इमोशंस, उनकी हम फीलिंग, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सब चीजें हम इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं। ओके। और और इसमें ये भी चीजें होती हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप पे आप रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या है, पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चनायर है, क्वेश्चनायर में ज्यादातर क्या होता है कि जो सैंपल होता है हमारा, वो क्वेश्चन पढ़ेगा और उस पर टिक लगाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ना नहीं आता, उतनी अच्छे तरीके से नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरव्यू ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कोई ऐसा किसी ऐसे पे आप लोग मतलब रिसर्च हो रहा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इंटरव्यू के दौरान क्या होगा, जो रिसर्चर होगा पूरी तरीके से अच्छे से कन्वर्सेशन करके चीजों को समझ पाएगा और खुद से अपनी जो उसका टूल्स बनाया उसको भर पाएगा और अपना डेटा वो कलेक्ट कर पाएगा। ओके। और इसके थ्रू हमको क्या होता है, डिटेल एंड डेप्थ नॉलेज मिल जाता है, और रिसर्चर भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पूछ पाता है ना, अपना डेटा वहां से कलेक्ट कर पाता है, तो ये ज्यादा मतलब वैलिड और रिलायबल माना जाता है। जैसे हिंदी में भी एक बार देख लीजिए आप लोग कि साक्षात्कार का महत्व क्या होता है। साक्षात्कार विशेष रूप से उपयुक्त जब शोधकर्ता इस पर आधारित डेटा एकत्र करना चाहता है, जैसे कि किसी की भावनाएं बताना, समझना, अनुभव और उनका जो चीजें हैं ना इसमें, इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम जान लेते हैं, और ये ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो निरक्षर है, जो नहीं जानते हैं, उनसे भी हम यहाँ से इस मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम गहराई में जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से ये बहुत ज्यादा वैध होता है, और इसमें हम वैलिड क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये ज्यादा मतलब एक तरह से रिलायबल मेथड होता है। इसमें एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करके तथ्यों की पुष्टि करने के लिए अन्य उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता है। टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू, है ना, किस किस टाइप्स का हम इंटरव्यू लेते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, मतलब हमने जो क्वेश्चंस बना के ले गए उसका कंट्रोल करके क्वेश्चंस बनाया, उस चीज को मतलब देख के समझ के टूल्स को जो भी आज देखा कि टूल्स हमारा कैसे बनता है, ठीक है, किन किन बातों का हम उसमें ध्यान रखते, तो उस हिसाब से हमने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना टूल्स बना के ले गए और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंटरव्यू ले लिए, है ना। जो चीजें बना के ले गए वही वहां से पूछ के ले लिए। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो हम घुमा फिरा के भी क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, वो हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तीसरा इसमें क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कभी कभी होता है कि किसी किसी चीज कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां हमको रिसर्च करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉलो नहीं कर सकते, वहां पूरी तरीके से हमको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा और उसका अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इंटरव्यू लेना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। सिंगल इंटरव्यू क्या होता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हमको इंटरव्यू लेना है, किसी ऐसे व्यक्ति पे हमके जैसे कि कोई भी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आपको रिसर्च करनी है ना, तो वो क्या होगा, वहां पे सिंगल इंटरव्यू लेंगे। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, जो मान लीजिए जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपके पास कुछ सैंपल आपने वहां से ले लिया, तो हम ऐसे भी इंटरव्यू कर सकते हैं कि एक एक व्यक्ति के पास जा जाके हम वहां से अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ग्रुप इंटरव्यू क्या होगा, जब हम पूरे ग्रुप का एक साथ हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए क्लास 10th पे हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटा छोटा भी ग्रुप बना सकते हैं, 5 का, 10 का, 15 का, है ना, और वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम तो एक साथ भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि सारे क्लास का एक एक क्वेश्चन बोले और सारे क्लास का हमने ओपिनियन समझ लिया ओवरऑल। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रुप इंटरव्यू। अब आप देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक, है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर द इनडायरेक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेजर ऑफ पर्सनालिटी। इसके थ्रू हम किसी की पर्सनालिटी को पता करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसके थ्रू ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी भी
किसी की आपको स्किल जाननी है, किसी की आपको एबिलिटी जाननी है, किसी की आपको फीलिंग्स जाननी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? आपको उनके बारे में जाननी है, तो अलग-अलग तरीके की टेक्निक्स बताई गई है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। उसके थ्रू हम उसके मन में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमको ये चीज़ें पता चलती हैं। और ये जो टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी यूज़ होती है, ओके? तो हो सकता है कि वहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए जब जो ये टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रिसर्च में भी आप में है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले पार्ट में भी आती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक व्यक्ति के अप्रत्यक्ष और असंरचित उपाय हैं, ठीक है? जो इनडायरेक्ट तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं और चीज़ों को पता करते हैं। ये तकनीकें इस धारणा पर आधारित है कि एक कम संरचित या असंरचित उत्तेजना या स्थिति या स्थित व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है। इसमें क्या होता है कि हम समय-समय पे कुछ चीज़ें उनको देते रहते हैं। मतलब कोई न कोई टास्क देते रहते हैं और उस हिसाब से जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है? यहाँ पे तो क्लाइंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम बोलेंगे सैंपल, ठीक है? क्लाइंट हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जाएगा। तो जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारा सैंपल है, उसको हम समय-समय पे अपनी चीज़ें देते रहते हैं। मतलब कि जैसे जिस फील्ड में हम कर रहे हैं, रिसर्च जिस फील्ड में हम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उसको कुछ न कुछ टास्क देते रहते हैं और उनकी जो एक्टिविटी हो रही है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस चीज़ को हम रिपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मेरी बात, मैं अभी आगे बताती हूँ, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो बताए थे सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। इसके द्वारा बताए थे जो अनकॉन्शियस हमारा माइंड होता है उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा हम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म करते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या-क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हैं। है ना? प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हमारा जो सामने वाला जो सैंपल है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं जिसका तो उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा, है ना? एक्सप्रेस करने के लिए अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरीके से वो फ्री होता है। ओके? अब आप देखिए यहाँ पे कि किस-किस टाइप्स के होते हैं। बेस्ट जो है 1978 में 4 तरीके के प्रोजेक्टिव टेक्निक उन्होंने बताया था, ठीक है? एक क्या है आपका एसोसिएशन, कंप्लीशन, रोल प्ले और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव। चलिए, एक-एक करके यहाँ से देखते हैं। एसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब होता है कि हम एक ऐसा टास्क देंगे, ठीक है? उससे जो हमारा सैंपल होगा उस चीज़ को वो एसोसिएट करने मतलब खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ओके? जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम कोई पिक्चर दिखा दिए, है ना? कोई शब्द दे दिए उसको, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, देखने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई भी आपको पिक्चर दिखा दिया, है ना? कुछ भी पिक्चर दिखा दिया जैसे कि आप पढ़े होंगे जो इंक टेस्ट हुआ था, है ना? इंक टेस्ट हुआ था कि मतलब बहुत सारे धब्बे दिखा के हम उसमें देखते हैं कि हमें उस चीज़ को क्या दिख रहा है। हमने कोई मान लीजिए पिक्चर बना दिया, है ना? क्या बनाया मैंने? गुलाब बना दिया, है ना? एक रोज़ की फिगर बना दी हमने, ठीक है? तो जो सबके देखने का नज़रिया इसमें क्या है? सबके देखने का नज़रिया अलग-अलग है। किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ, मैडम बहुत सुंदर बनाई, कोई हँस रहा होगा कि मैडम अच्छा नहीं बनाई, है ना? सबके नज़रिया गुलाब देखते ही अब कुछ न कुछ सबको अपनी-अपनी फीलिंग भी समझ में आ रही होगी इसमें, ठीक है? खुद को वो एसोसिएट कर रहा है, इससे पुरानी जो-जो चीज़ें हुई होंगी, जो भी आपके यहाँ हो सकता है गार्डन में बहुत अच्छे-अच्छे प्लांट लगे या फिर आप कहीं गए हो, वहाँ पे अच्छे प्लांट देखे हो, तो वो चीज़ें आप एसोसिएट कर पाए या फिर कभी आपको किसी ने दिया हो तो वो चीज़ें आप उस चीज़ को एसोसिएट कर रहे हैं, तो बार-बार वो चीज़ें हमको क्या होती हैं, हिट करती हैं, है ना? और उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बताते हैं। हो सकता है किसी के लिए रोज़ से रिलेटेड कोई बैड मेमोरी भी हो, है ना? तो किसी भी चीज़ को देख के कोई पिक्चर है या फिर कोई इंक है ना? जैसे कि आप देखेंगे कभी हम लोग बादल वगैरह देखते हैं, तो हम लोग खुद से कुछ न कुछ इसमें स्ट्रक्चर ढूँढने लगते हैं, है ना? एसोसिएशन उसमें कर लेते हैं, हम अपनी थिंकिंग कर लेते हैं। तो जिसका जितनी सोच है, जिसकी जितनी एबिलिटी होती है या फिर जो उसका पास्ट का जैसा एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से वो अपना एसोसिएशन कर पाता है, ठीक है? वो क्या थिंक कर रहा है, वो क्या फ़ील कर रहा है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, हर आदमी की अलग-अलग तरीके से होती हैं।
ओके। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको कोई वर्ड दे दिया कि आई एम, है ना? आप सब लोग भर के बताइए, उसके आगे क्या आप भर फिल इन द ब्लैंक्स आपका हो गया, आप क्या भरना चाहते हैं? आई एम। हुँ। ठीक है, देखिए, तो सबकी फीलिंग्स क्या है? अलग-अलग। अभिज्ञान बोले आई एम पागल, ठीक है? तो अभिज्ञान के मन में हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो कि मैं पागल हूँ, है ना? कुछ ऐसा काम किए हों या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मतलब सबकी फीलिंग्स यहाँ पे अलग-अलग है, ठीक है? जैसे शिल्पी बोली आई एम अ स्टूडेंट, अभी शिल्पी के दिमाग में चल रहा है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ना है अच्छे से, है ना? ये वाला एग्ज़ाम है, हमको क्लियर करना है। नंदिता को लगता है कि आई एम गुड गर्ल, कि मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ और मैं अच्छी गर्ल हूँ, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, ठीक है? मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है, आपको हो सकता है ये चीज़ अलग लग रही है, ये मेरे सोचने समझने का तरीका है, ठीक है? आप हो सकता है कि स्टूडेंट कुछ और वे में बोली हो, अभिज्ञान पागल बोले तो कुछ और वे में बोले हो, तो हर आदमी की क्या है सोचने समझने की क्षमता अलग-अलग होती है और लेकिन उस अकॉर्डिंग जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनको क्योंकि वो इसकी पढ़ाई किए रहते हैं, ठीक है? तो उनको इन चीज़ों की ज़्यादा पता रहती है कि आप किस वे में बोल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और उस हिसाब से आपका वो देख पाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को वो जज कर पाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है? तो एक आपने देखा कि कोई चीज़ आपको मैंने दिखाया, उसपे आप क्या-क्या कहानी बना रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें एसोसिएट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, वो आपका एसोसिएशन हो गया। दूसरा मेथड होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का कि इसमें क्या हो गया, कोई सेंटेंस दे दिया, आपको हम कंप्लीट करने को दे दिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको कोई एक वर्ड दे दिया कि डॉग, है ना? अब डॉग के ऊपर 1-2 लाइन मतलब 3 लाइन इस पे लिखिए, ठीक है? 3 लाइन इस पे लिख के बताइए हमको कि डॉग का के ऊपर 3 लाइन लिख के कुछ भी हमको बताइए, है ना? कोई की स्टोरी बना लीजिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि डॉग बहुत अच्छा होता है, आई लव डॉग, है ना? बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि डॉग अच्छा नहीं लगता, स्मेलिंग करता है, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे कि वो काट लेता है इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो सबका अलग है, तो सबका जैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ लोग के घर में डॉग होगा, कुछ लोग के घर में नहीं होगा, है ना? तो सबका जैसा किसी को अगर काटा होगा कुत्ता, हाँ, तो किसी को कोई कुत्ता काटा होगा तो वो तो वही बोलेगा ना कि बहुत डेंजरस होता है। जैसे अभिज्ञान बोल रहे हैं कि डॉग इज़ सो हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है? तो ड उनको लगता होगा हाँ, कि मतलब किसी के यहाँ डॉग होगा या उनके यहाँ होगा जो उनकी हेल्प करता होगा, है ना? तो सबका क्या है अलग-अलग होता है। मुझे तो डॉग से बहुत मतलब एकदम पसंद नहीं है मुझे डॉग, है ना? घर में लाने के लिए बार-बार बातें होती हैं डॉग को, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कभी डॉग घर में आया नहीं मेरे, मुझे एकदम पसंद नहीं है, कोई भी मतलब ये एनिमल्स को पालना, एकदम पसंद नहीं मुझे, ठीक है? तो सबका क्या है अलग-अलग होता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये क्या है इसके थ्रू हमको पता चलता है कि उसके मन में चल क्या रहा है ना? कोई भयभीत है तो वो बोलेगा ना कि मतलब काट लेगा, डाँट लो, ये करता है, वो करता है, इसका मतलब उसको डॉग पसंद नहीं है ना? अच्छा, हाँ, मुझे भी नहीं पसंद है। घर का काम कर लें, एक बच्चा पाल लें वही बहुत है ना? कुत्ता-बिल्ली तो पाल वो नहीं हो पाएगा हमसे। चलिए, तो ये क्या हो गया? कंप्लीशन कि हम कंप्लीशन करके भी एक टास्क दे देते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि क्या-क्या चीज़ें उनके अंदर हो रही हैं, कि उनके अंदर क्या-क्या ट्रेट्स हैं, एंग्ज़ायटी है या फिर गिल्ट फीलिंग है किसी को लेके या फिर एग्रेशन है या फिर एटीट्यूड है ना? तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं कंप्लीशन के द्वारा, ये तरह की टेक्निक है। और जैसे ये हो गया रोल प्लेइंग मेथड का हो गया कि इसमें हम किसी को रोल प्ले करने को देते हैं या फिर हम सिंगल दे दिए किसी को सिंगल प्ले दी या फिर हम ग्रुप बना के दे दिए, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, पूरी तरीके से वो उनके दिमाग में जो-जो चीज़ें चल रही होंगी, उस हिसाब से वो करेगा। जैसे कि हम आपको हम बोल दिए कि आप झांसी की रानी का रोल प्ले करिए, ठीक है? किसी को बोला गया कि झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं? आप कुछ रोल प्ले करके बताइए। मतलब उनका कोई वर्ड वर्ड कुछ भी मतलब जो भी चीज़ें जानते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमको चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उसका पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या है। कोई बोलेगा कि झांसी की रानी बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है?
हाँ, सही बात है, थी ही वो। और भी उनके बहुत सारे पहलू हैं, है ना? वो मतलब उनका मतलब जो बच्चा था उस हिसाब से कितनी फीलिंग थी, उनके जो हस्बैंड थे उनकी जल्दी से डेथ हो गई थी, तो बहुत सारी उसमें फीलिंग्स छुपी हुई हैं उनके अंदर। तो जिसका जो फीलिंग जिस पे ज़्यादा जुड़ाव होगा, वो चीज़ वो ज़्यादा पे उस पे प्रेशर करेगा और ज़्यादा बोलेगा, ठीक है? तो वो क्या होता है हमारा रोल प्ले। इसके थ्रू भी हमको ट्रेड्स वगैरह, कितनी ऑनेस्टी है, कितनी सिम्पैथी है उसके अंदर, या फिर किसी चीज़ को लेके कितना फ्रस्ट्रेशन है ना? कितना डोमिनेंस है। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं रोल प्ले के द्वारा। ये क्या होती है? प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, इसके थ्रू हम किसी की पर्सनैलिटी जानते हैं। मान लीजिए हमें किसी ऐसे पे रिसर्च करना है जिसकी हमको पर्सनैलिटी की टेस्टिंग करनी है ना? तो पर्सनैलिटी की जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए हम क्वेश्चनर भी बना सकते हैं और हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे सटीक मेथड है किसी की साइकोलॉजी समझनी है हमको, तो उसके लिए कौन-सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा हमको? के लिए हमको प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी और अलग-अलग टाइप से यूज़ करके हम किसी के अंदर की बात जान सकते हैं, है ना? और ज़्यादातर मुझे लगता है ये जो मतलब इस टाइप के रिसर्च हैं, जो लोग साइकोलॉजी वगैरह पढ़े हैं वो लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे, है ना? ताकि उनको शुरू से इस चीज़ की नॉलेज रहेगी, तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएँगे ये सब चीज़ पे रिसर्च, है ना? चौथा इसमें क्या बताया है? क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव, है ना? इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही होता है कि मतलब कुछ टास्क दिए जाते हैं, डॉल्स या टॉय या पेंट और फिगर प्रिंट, ठीक है? कुछ ड्रा करने को दिया गया, कुछ इमेजिनेशन करने को दिया, मतलब खुद से चीज़ों को बनाने को बोला गया। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना? आप लोग जानते होंगे टेट जो उसको बोला जाता है। तो इसमें भी हम खुद से कोई स्टोरी बनाने को बोल दिए, खुद से कोई प्रिंट बनाने को बोल दिए, है ना? जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि सब लोग एक-एक फिगर बनाओ, ओके? तो इसमें भी होता है कि कोई अलग-अलग टाइप के फिगर बना, कोई फ्लावर का बना रहा है, कोई डॉग का बना रहा है, कोई सीनरी बना रहा है ना? मेरे बोलते ही आप लोग के माइंड में कुछ न कुछ चला होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसका फिगर आपको बनाना है, तो माइंड में कोई न कोई पहले वर्ड आया होगा कि मुझे इसका बनाना चाहिए, है ना? कोई कुछ टेक्निकल गैजेट का बना रहा है, कोई स्कूल का बनाएगा, मतलब जिसके भी दिमाग में जो किया है, तो इससे हम उसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा उसका झुकाव है। ये होता है क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव, ओके? तो अगर आपको कोई फिगर बनाने को कहा जाए, सबसे पहले किस चीज़ का फिगर बनाएँगे आप? जैसे कि अभी फिगर बनाना था, तो हमने क्या बनाया, हम रोज़ का फिगर बना दिए, है ना? तो क्या है कि मतलब मुझे क्या है कि मतलब आप इतना सोच सकते हैं कि रोज़ का फिगर हम क्यों बनाएँ? हम तो किसी और का ची फिगर बना सकते हैं ना, एनिमल का भी फिगर बना सकते थे, है ना? किसी और भी चीज़ का, या फिर एक हम हट बना देते, कुछ भी बना सकते थे, है ना? मोबाइल बना सकते, लेकिन हमने रोज़ का ही क्यों बनाया? है ना? क्योंकि मुझे ये सब गार्डनिंग वगैरह बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है ना? तो इस वजह से मेरे दिमाग में अगर पहले अगर हिट किया कोई चीज़, तो रोज़ बनाना आया, कि मैं रोज़ बना देती हूँ। ठीक है? तो इस तरह सबकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। देखिए आप लोग के भी दिमाग में अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं ना, कि समथिंग नेचुरल, कुछ कुछ नेचुरल सीनरी वगैरह दिमाग में विज्ञान के आ गया। नंदिता में आया कि हमें हाउस का फिगर बनाना है। तो सबका अलग-अलग चीज़ें इस तरह आती हैं और हमारा पर्सनैलिटी इस हिसाब से टेस्टिंग होती है कि किसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके? तो ये हमारा होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। चलिए, अब हम लोग दूसरी स्लाइड देखते हैं। ये आपका तीनों पॉइंट खत्म हो गया, है ना? मतलब पार्ट बी आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। कितना दिन बाद तो 2 पार्ट खत्म हुआ आपका, है ना? तीसरा वाला पार्ट आपका पार्ट सी है, ओके? पार्ट सी खत्म हो जाएगा तो फिर पार्ट डी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लास 3 क्लास में पूरी खत्म हो जाएगा। पार्ट सी थोड़ा चीज़ें हैं उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को?
एक मिनट मेरे को स्लाइड खोलूं। एग्जाम की डेट देखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर हो रहा होगा, है ना आप लोग को? बहुत सारा पढ़ना है, कैसे क्या करना है। जो लोग फर्स्ट पेपर की क्लास नहीं लिए हैं वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर? अपने से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, है ना? तो खुल क्यों नहीं रहा है आज? कैसे हो रही फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन? देखिए, आप ये जानिए कि सेकंड पेपर से ही सिर्फ आपका नेट क्लियर नहीं होने वाला है, फर्स्ट पेपर भी आपका अच्छा होना चाहिए उसमें। क्या अमृता, आप नो मैम बोल रही हैं, क्या मतलब है उसका? मैं बहुत सारी बातें बोलती रहती हूँ ना, तो आप किस बात पे नो बोली वो बोल गया, मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके, ठीक है। चलिए, ये देखिए आपका पार्ट सी है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है? इसमें आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, ओके, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, है ना? जो हमारा क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ना है, और उसमें फिर आपको क्या पढ़ना है? डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग तरीके से होता है। अगर सबसे टफ अगर कोई डेटा एनालिसिस करना हो हमको, तो वो क्या होता है हमारा? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, है ना? अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च किए हैं, उसपे हमको ढेर सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं कि कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको एनालिसिस करना थोड़ा-सा वो टफ होता है, मतलब हर चीज़ें उसमें देखना, ठीक है? ये आपको पढ़ना है, इसमें आपको सेंटर टेंडेंसी वगैरह निकालना और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम डेटा का कैसे करते हैं, ओके? वेरिएबिलिटी क्या होती है, इसमें आपको थोड़ी सटीक नॉलेज इसमें रखनी पड़ेगी, है ना? इन दोनों में। और बाकी चीज़ें क्या हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करते हैं, जिसमें आपके टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, जो कि बहुत ईज़ी है, ठीक है? कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। और लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज़, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए, ये आप देख लीजिए कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये मैं आपको पढ़ा दी थी। अब आपको देखना है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, ठीक है? कि हम जो हमारा डेटा मिलता है उसको स्टैटिक्स के फॉर्म में हम कैसे समराइज करते हैं अपने डेटा को, है ना? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे अपने डेटा को समराइज करते हैं, कैसे उसका डेटा वगैरह हम तैयार करते हैं, ये हमारा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। इसमें देखिए, जो आपका सबसे मेन टॉपिक है वो क्या है हमारा? सेंटर टेंडेंसी। हमें जो हमारा डेटा मिला, ओके, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपने देखा था कि हमने बनाया था एटीट्यूड स्केल बनाया, उसके लिए हम नंबरिंग वगैरह दे दिए, है ना? फिर हमको क्या मिला? एक तरीके से हमको डेटा मिला कि 10, 5, ठीक है, 15, 7, 8, 9, ठीक है? तो अलग-अलग टाइप का हमारे मान लीजिए इतने सैंपल हैं और सबका अलग-अलग टाइप का हमको डेटा मिल गया, ओके? अब हम कैसे इसका सेंटर टेंडेंसी कैसे इसका निकालेंगे? तो 3 तरह की होती है, इसमें हम इसका मीन निकालते हैं, इसका मीडियन निकालते हैं और हम इसका मोड निकालते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पहले तो आपको क्या दिया गया, ये इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया गया और इससे आपको निकालना होगा, ठीक है? एक ये भी मतलब मेथड है। दूसरा आप इसमें पूछा जा सकता है कि व्हिच इंडिकेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अगर जो आपके वेरिएबल्स हैं उसकी अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं? उसका मीन निकालते हैं, ठीक है? और हमको मीडियन कब निकालना होता है? जब हमको बीच की वैल्यू प्राप्त करनी होती है कि 50%, है ना?
कि इसके ऊपर 50, मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी है हमको, इसके ऊपर 50% हमारा डेटा कितना मिला है और इसके ऊपर कितने मिले, हमको बीच की वैल्यू जिसकी निकालनी है कि 50% ऊपर उसके क्या क्या चीजें हैं, 50% नीचे क्या क्या चीजें हैं। तो हम क्या निकालते हैं, इसमें मीडियम निकालते हैं। ओके, और द वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स आई है, तो हम उसको भी मान के चल सकते हैं कि ये हमारी सेंटर टेंडेंसी हो सकती है, तो ये हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो 3 पॉइंट इसमें और आप याद रखिएगा, बाकी आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि जब हम किसी जो हमारे वेरिएबल्स मिले हैं उसमें क्या है, अगर हमको किसी का एवरेज निकालना है कि एक ओवरऑल क्या व्यू हमको मिल रहा है, तो हम उसका मीन निकालते हैं। और अगर हमको बीच की वैल्यू निकालनी है तो हम निकालते हैं मीडियम निकालते हैं, या फिर अगर हमको देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार आ रही है, उसमें हम निकालेंगे मोड निकालेंगे। ओके, इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है। जैसे कि आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमने 7 लोगों पे डेटा कलेक्ट किया है, सबका अलग अलग नाम दिया और हमने देखा कि इनका कितना कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, कोई 60 पाया है, कोई 52 पाया है, 40। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लोग पाए हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ शिल्पी। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें आप क्या निकाल रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले इसको सारे को जोड़ देना है। आपको दिख रहा है क्या, बहुत शॉर्ट है ना, मतलब बहुत छोटा है। इसका हमको मीन निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आपसे आया कि इसका मीन निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, सब चीजों को जोड़ेंगे। 80 प्लस, ठीक है, 52 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 1 प्लस 6। ओके, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है नहीं दिख रहा हो आप लोग को। तो क्या करना है, जो हमारा डेटा रहता है जब हम उसका मीन निकालते हैं तो सबको हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा एन नंबर रहता है, मतलब जितनी संख्याएं हैं, तो कितनी है, 7 लोगों का डेटा है, तो उसके बाई 7 कर देते हैं। ठीक है, सबको प्लस करके उसके बाई 7 करके बाकी जो चीजें आएंगे वो हमारा क्या जाता है, मीन हो जाता है ना। तो इसका मतलब जो इसका ये है, क्या बोलते हैं, जो इसका फॉर्मूला है, इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा अच्छा क्या है कि आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि जब भी हमको मीन निकालना होता है तो हम चीजों को जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद एन, जितना हमारा जितनी संख्या होती है, मतलब जितना डेटा हम कलेक्ट करते हैं, एन नंबर को बोलते हैं, जितना हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हम उसको वहां से डिवाइड कर देते हैं। ओके, हाँ, देखिए जैसे मतलब अभिज्ञान ने बताया वो सिंपल वे है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला एक दो बार देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मीडियन निकालना, हमने क्या किया कि 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पर भी 7 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों का हमको डेटा मिला। अब इसको अब इसको क्या करना है, हमको इसका मीडियन निकालना है। ओके, तो मीडियन निकालने का ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, तो इसका क्या है कि सबसे पहले एन नंबर यहाँ पे कितना है, मतलब कि 7 लोग हैं यहाँ पे, जो हमारा डेटा है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7, और इसका फार्मूला में भी है n+1 यानी 7+1/2। इससे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आता है, 52 आएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि 52 हमारा क्या है, यहाँ पे इसका मीडियन है ना। यहाँ पे मीडियन रहेगा, बीच में है कि नहीं, यहाँ से भी 3 डेटा इधर है, यहाँ से भी 3 डेटा इधर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। हाँ, एवरेज निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ओके, और उसका जो बीच का पॉइंट हमको निकालना है, जो उसका मीडियम पॉइंट निकालना है, उसके लिए हम मीडियन निकालते हैं। तो उसका ये फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना। अब आप देखिए मोड, मोड का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी हमारा संख्या मिला, जो हमारा डेटा मिला वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये डेटा इतना मिला, आपने इतना सैंपल कलेक्ट किया। ओके, वहां से हमको ये डेटा मिल गया, तो आप देखेंगे 53 ही बार बार आ रहा है, एक यहाँ पे 53 आया, एक यहाँ पे 53 आया, यहाँ पे 53 आया, तो इससे क्या निकलता है, मोड निकलता है। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना, मीडियन मोड। चलिए अब आप देखिए हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को, मीडियन मोड।
एक बार फिर से बताऊंगी, आगे समझ में। ओके, ठीक है, यानी सबको समझ में आ गया है। अब आप देखिए हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ओके, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होती है कि जैसे कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना? तो हाइपोथेसिस हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी होती है, ठीक है? हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है हमारी? डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और एक क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। लेकिन जो ज्यादा काम होता है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही होता है। ओके, तो टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को हम क्या करते हैं? बीटा एरर भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। जब हमारी हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, वो क्या थी? करेक्ट थी, है ना? हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट थी और हम उसको रिजेक्ट कर दिए, फॉल्स समझ लिए, तब हमारा होता है टाइप 1 एरर। और सेम उल्टा ही हमारा क्या होता है कि हमने निगेटिव बनाई, मतलब हमारी हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत थी और हम उसको क्या मान लिए? सही मान लिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए। तो हमारी वो जो हाइपोथेसिस है उसको बोलते हैं कि हमारा टाइप 2 एरर हो जाता है। फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है? हमने एक हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट या मेल एंड फीमेल आईक्यू, ठीक है? हमने हाइपोथेसिस बना लिया, हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाया। तो इसमें क्या होगा? वो हाइपोथेसिस में एरर आ सकता है ना? कुछ भी बनता है तो कुछ ना कुछ कमी आती है। जब हम उसको टेस्ट किए तो हमको पता चला, लास्ट में टेस्ट होती होती है कि हमने हाइपोथेसिस बना लिया, डेटा कलेक्ट किया, बाकी चीजें टेस्ट वगैरह जब किया तो हम उसको देखें कि उसमें एरर आ गया, मतलब गलती हो गई हमसे। तो गलती हमसे दो तरीके की हो सकती है। एक गलती होती है टाइप 1, जब हमने हाइपोथेसिस सही बनाया था और बाद में अपनी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर दिए, तब क्या हो गई हमारी? एक मिनट, हमने हाइपोथेसिस राइट बनाया और उस चीजों को हमने रिजेक्ट कर दिया। आर आर बराबर क्या होता है हमारा? टाइप 1 एरर। ओके, और दूसरा हमारा एरर क्या होता है? हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो रॉन्ग थी, ठीक है? हमने हाइपोथेसिस बनाई, वो गलत थी और हम उसको क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। वो हमारा होता है टाइप 2 एरर। ओके, अच्छा आप बताइए अब कि कौन सा ऐसा एरर है जो ज्यादा घातक हो गया, है ना? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा, आपसे दो क्वेश्चन इसमें और तीन क्वेश्चन अब इस पर ध्यान रखिए। एक आप याद रखिएगा, इसमें अल्फा बीटा विकल्प कहते हैं, ठीक है? दूसरा हमने क्या बोला? इसको बोला जाता है कि कौन सा एरर ज्यादा खराब होता है, ठीक है? आपके रिसर्च में ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो कौन सा एरर ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है, टाइप 1 या टाइप 2? वेरी गुड शिल्पी, टाइप 2। अगर हम गलत गलत को हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, है ना, और उससे पूरा रिसर्च अपना कर डाल रहे हैं, तो कितनी बड़ी फॉल्ट होने वाली है ना? तो हमेशा टाइप 2 एरर जो ज्यादा मतलब गलती होती है उसको एक्सेप्ट अगर कर ले तो, ठीक है? और एक चीज और आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है कि जो हमारे एरर है, ठीक है, अगर आप टाइप 1 एरर को कम कर रहे हैं, ऐसा रिसर्च में होता है, जब आप करेंगे रिसर्च तो आप देखेंगे कि अगर आप टाइप 1 एरर को कम कर रहे हैं तो आपका टाइप 2 एरर बढ़ जाता है ना? अब टाइप 2 को अगर कम कर रहे हैं तो टाइप 1 बढ़ जाता है। तो दोनों को हम बैलेंस करके चलना है हमको, है ना? दोनों को अपने रिसर्च में बैलेंस करके चलना है। क्या करते हैं हम लोग कि अपना जो हमारा हाइपोथेसिस है उसमें एरर ना आए, बैलेंस होके चले। इससे भी क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने सैंपल साइज को बढ़ा लेते हैं। जब हमारा सैंपल साइज ज्यादा होता है, मतलब हम ज्यादा लोग पे रिसर्च करते हैं, तो एक हमको बीच का रास्ता दिख जाता है ना? जो हमारी हाइपोथेसिस बनी रहती है, जो हमको डेटा मिलता है, तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें वेरी करने लगती है। जब बहुत सारे लोग एक ही बात बोल, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजें बोलेंगे, तो हमको क्या है, एक उसका मिड वे में हमको मिल जाता है और उसी को सही मान के हम अपनी रिसर्च कर डालते हैं, ठीक है? तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सैंपल साइज है ना, जो हमारा सैंपल साइज है उसको हम बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि हमने बड़े लेवल पे रिसर्च करना है, तो हमने क्या किया, हमने 300 डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि एरर आ रहा है, ठीक है, इसमें एरर आ रहा है, तो हम अपना डेटा थोड़ा
ज़्यादा कर लेंगे, हम इसमें 1000 लोगों का डेटा ले लेंगे। तो जब 1000 का हम डेटा लेंगे तो सबका व्यू पॉइंट इसमें क्या है, हमें ज़्यादा तरीके से मिलेगा, है ना? उसमें ज़्यादा व्यू मिलेगा, ज़्यादा व्यू पॉइंट मिला। या तो मान लीजिए हम कोई टेस्टिंग आईक्यू की टेस्टिंग कर रहे हैं, ओके? हमने आईक्यू की टेस्टिंग किया, तो इसमें हमको डेटा इतना ज़्यादा मिल जाता है कि उसमें थोड़ा बहुत हमारा मैनिपुलेशन भी हो सकता है ना? वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चीज़ें हो जाती हैं, और जो रिसर्चर होता है चीज़ों को एडजस्ट करके फिर अपनी इसका जो टेस्टिंग होता है ना? मतलब कि अब हमारा जो डेटा का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, बाद में इसको टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे करेक्ट हो जाता है, मतलब नियर अबाउट हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ओके? हम जब भी कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो 100% उस हाइपोथेसिस तक नहीं पहुँच सकते। वो एक हाइपोथेसिस ही है। हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा हाइपोथेसिस से अलग आता है, ओके? लेकिन हाँ, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसके नियर बाय होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को करेक्ट मानेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर में टाइप 1 एरर होती है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या थी? करेक्ट थी, है ना? राइट हाइपोथेसिस थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारी हो गई टाइप 1 एरर। टाइप 2 का मतलब कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो गलत थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके पूरा रिसर्च कर डाल रहे हैं, तो वो क्या होगी? वो ज़्यादा घातक होगी। इसको हम अल्फा एरर भी कहते हैं, बीटा एरर भी कहते हैं। और हाइपोथेसिस एरर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा ज़्यादा सैंपल लेते हैं, है ना? सैंपल साइज़ ज़्यादा लेते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना डेटा का इंटरप्रिटेशन करके राइट हाइपोथेसिस को अपनी प्रूव कर देते हैं, ओके? तो इतना आपका हो गया क्लियर। और आज मैं शाम वाली जो क्लास लूँगी, इवनिंग वाली, ठीक है? 6 पीएम। एक क्लास में आपकी 4 पीएम आज ले लूँ क्या? हुँ? आज आपकी क्लास में 4 पीएम ले लूँ? तो इवनिंग में थोड़ा फ्री रहते हैं हम भी, है ना? अगर आप लोग फ्री हैं तो 4 पीएम क्लास ले लूँ, नहीं तो फिर 6 पीएम ही रहेगी, है ना? चलिए, अब आप लोग पढ़ेंगे, है ना? वेरिएबिलिटी पढ़ानी है, ये सब लिमिट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ाना है, बहुत ईज़ी होगी है इसमें, है ना? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच, सब लोग एग्री हो गए। तो ये आप पढ़ लीजिए। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक काफ़ी मतलब क्वेश्चन्स आते हैं, आप देखेंगे उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? और बाकी इनोवा टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, जेड स्क्वायर टेस्ट, है ना? काफ़ी टफ वाले ये सब हैं पार्ट। 12 सी पार्ट ही थोड़ा सा टफ है, और बाकी चीज़ें टफ है नहीं आपने, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना फोर्थ, है ना? इसमें थोड़ा चीज़ें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन कोई नहीं, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, याद हो जाएगा सब, है ना? मैं वो ऐसे पढ़ाऊँगी भी आपको ईज़ी तरीके से कि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग 4 पीएम, है ना? ओके। थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ठीक है, ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ।